हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे कारकों के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए उपयोगी हैं। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूरे इन्वायरमेंट में, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो है कुछ सम्मेलन है, कुछ समितियाँ हैं, कुछ ऐसे चीज़ें जो, या फिर कह सकते हो यहाँ पर मैंने बायोडाइवर्सिटी को भी ऐड किया है। तो ये जो है कैसे कैसे प्रश्न बन जाते हैं, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को भी जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामसर सम्मेलन की। ये रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है और ये कब हुआ था, या फिर ये कह सकते हो कि ये जो है किन क्षेत्रों से संबंधित है। रामसर सम्मेलन दलदली भूमि वाले क्षेत्र, जल भरण वाले क्षेत्र, शुष्क प्रदेश, समुद्री तटबंधी क्षेत्र, 6 मीटर से कम ज्वार वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि के रूप में परिभाषित किया गया। इसके अंतर्गत कच्छ वनस्पतियां, नदी मुहाने, खाड़ियां, स्रोत और झीलें जो है शामिल हैं। क्योंकि ये जो रामसर सम्मेलन है, इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की जाती हैं, कौन यहाँ से प्रश्न बन जाता है रामसर सम्मेलन क्या है, या फिर इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर टिक कर देते हैं कि शुष्क प्रदेश उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, दलदली भूमि उसमें सम्मिलित किए जाएंगे, जहाँ पर जल भराव ज़्यादा होता है वो सम्मिलित किया जाएगा, झीलें हैं, स्रोत हैं और नदी के मुहाने हैं, ये सब रामसर सम्मेलन में सम्मिलित किए जाते हैं। आर्द्र भूमि की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए मंत्रालय के द्वारा 1987 में एक कार्यक्रम चलाया गया। इसके अंतर्गत अभी तक 15 राज्यों में 27 आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र जो है चिन्हित किए गए। और ये जो मंत्रालय है वो क्या करता है, जहाँ पर आर्द्र भूमि होती है उनको पहले चिन्हित करता है, और साथ ही साथ उनके इस तरीके से चिन्हित करता है जैसे कि वो आगे चल के, क्योंकि हमारे डेटा में काम आता है, आगे चल के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े ही हमारी जैव विविधता के बारे में दर्शाते हैं कि कहाँ कहाँ से जो झीलें हैं, जहाँ से स्रोत हैं, किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी हैं। और कुछ स्रोत ऐसे भी होते हैं जो समय समय पर पानी तो दे रहे थे, पर कुछ समय बाद वो बंद हो जाती हैं, झीलें सूख जाती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे लिए जरूरी होती हो जाती हैं। इसीलिए समय समय पर जो मंत्रालय है वह अपना काम करता रहता है। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं? तो प्रवाल भित्तियाँ उथले पानी की कटिबंधीय सामुद्रिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उससे संबंधित होती हैं। उच्च जैवमास उत्पादन और सामुद्रिक वनस्पतियाँ, जीव जंतु की विविधता इनकी विशेषता होती है। मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि प्रवाल भित्तियों का स्थित हैं कहाँ पर हैं। तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा मन्नार की खाड़ी, तो आप मन्नार की खाड़ी टिक कर सकते हैं। पाक खाड़ी वहाँ टिक कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह वहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर इन जो छोटी छोटी बातों को ऐड करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर दो चीजें और इम्पोर्टेंट है। प्रबाल प्लेटफॉर्म भित्ति का संबंध किससे है? कच्छ खाड़ी से है। एटाल भित्ति का संबंध किससे है? लक्षद्वीप से। यहाँ पर ये 2 से 3 बातें इंपॉर्टेंट आई हैं। लक्ष्य प्लेटफॉर्म भित्ति का संबंध कच्छ खाड़ी से है और एटाल भित्ति का संबंध लक्षद्वीप से है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत विश्व के उन 17 विशाल विविधता वाले देशों में शामिल है जहां दुनिया की 60 से 70% जैव विविधता पाई जाती है। भारत में 18 मई 1994 को जैव विविधता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधि का जो इसने समर्थन किया, और वहां पर उसने सदस्यता भी ग्रहण की। कब की थी? 18 मई 1994 को, और मई में ही उसने सदस्यता ग्रहण कर ली थी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वन संरक्षण अधिनियम की, तो वन संरक्षण अधिनियम का यहाँ से संबंधित है जो वनों के संरक्षण के लिए अधिनियम बनाए जाते हैं। ये कब बनाया गया था? 1980 में। और इससे संबंधित इसके अंतर्गत क्या क्या लिया गया उनके बारे में हम जानेंगे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन भूमि में बदले जाने से पहले उसे केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। क्योंकि जो वन भूमि है उसको हम गैर वन भूमि में बदल रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम केंद्र सरकार से परमिशन लें कि वो वन क्षेत्र में आती है या नहीं आती है। अगर वन क्षेत्र में आती है तो उस क्षेत्र पर निर्माण कार्य संभव नहीं होता है।
जंगल की आग को की रोकथाम और प्रबंधन तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम में वन क्षेत्र की विकास संबंधी 2 योजनाओं को मिलाकर समन्वित वन सुरक्षा योजना तैयार की गई। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को 100% अनुदान मिल जाता है वहां से। राष्ट्रीय जीवन कार्य योजना, वन्य जीवन संरक्षण के लिए कार्यनीति कार्यक्रमों की रूपरेखा 1983 ईस्वी में के अधिनियम को संशोधित करके नई वन्य जीवन कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। भारतीय वन्य जीवन बोर्ड, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, वन्य जीव संरक्षण की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके निर्देशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साथ ही साथ ये जो वन्य जीवन बोर्ड है, ये जो है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। वन्य जीव जो जीव जंतु होते हैं और जो वहाँ की प्रजातियां हैं, उनके लिए योजनाएं बनाती है और साथ ही साथ निर्देशन भी देती है। अब हम बात करते हैं बैटरी प्रबंधन और निर्वाह अधिनियम 2001। बैटरी प्रबंधन और निर्वाह नियम जो बनाया गया था 2001 में, और इसके अंतर्गत कुछ बातें बोली गई थी, उनको हर व्यक्ति को फॉलो करना होता है। इसे जो है मई 2000 में बनाया गया था। ये 200 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये 2000 है, 2000 है, सन 2000 है, ये सन 2000। इसको मई 2000 में अधिसूचित किया गया। इसके द्वारा देश में इस्तेमाल की गई सीसा युक्त जो एसिड की बैटरियां होती हैं, उनकी संकलन, प्रसार और उनके पुनर्चक्रीकरण और उनके आयात को नियमित किया जाता है। इसके लिए उपभोक्ता को इस्तेमाल की गई बैटरियों को वापस करना भी अनिवार्य होता है। जो हम बैटरी इस्तेमाल करते हैं, जो सीसा युक्त होती हैं, जो एसिड भी उनमें डाला जाता है, उनके लिए ये जो है अधिनियम बनाया गया था। और इसमें बताया गया था कि जो लोग बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करने के बाद अगर ख़राब हो जाती तो बाद में वो बैटरी वापस करें, जिससे कि उनका पुनर्चक्रीकरण होके उनको सही तरीके से बनाया जा सके। रीज़न, क्योंकि उनमें जो केमिकल होता है, जो शीशा युक्त सीसा क्योंकि हमारे लिए हानिकारक होता है, उसमें जो है बहुत सारी एसिड डाला जाता है, तो वो भी इन्वायरमेंट को हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। इसलिए इन सब को एक जगह ले जाकर उनका पुनर्चक्रीकरण अच्छे से किया जा सके, इन्वायरमेंट को हानि ना हो, इसलिए बताया गया कि सभी को प्रयोग करने के बाद बैटरियों को वापस करना होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं जैव विविधता की। बायोडाइवर्सिटी क्या है? किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंतुओं और पौधों की जो प्रजातियां होती हैं, क्योंकि एक ही पौधे की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, जीव जंतु बहुत प्रकार के होते हैं। अगर हम चिड़िया वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चिड़ियाँ होती हैं। अगर हम किसी पौधे के बारे में बात करते हैं, तो पौधे की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उन प्रजातियों के कुछ अपने गुण होते हैं। तो ये जो विविधता है, जो बहुलता है, वही जैव विविधता कहलाती है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैव विविधता, आनुवांशिक विविधता, यहाँ पर 4 से 5 विविधताओं के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर यहाँ से बन जाता है कि जैव विविधता क्या है, आनुवांशिक विविधता क्या है। अब हम बात करेंगे आनुवांशिक विविधता की, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की। किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग जो आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होता हो, आनुवांशिक विविधता कहलाती है। किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग जो आनुवांशिक कारकों से उत्पन्न होता है, आनुवांशिक विविधता कहलाती है। जो आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न जो भी विविधता आएगी किसी के अंदर, तो वो जो है आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत आ जाता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जीव समूह तथा पारिस्थितिकी व्यवस्था में जब परिवर्तन होने लगता है, तब आनुवांशिक विविधता एक ऐसी क्षमता उत्पन्न करती है जिससे जैव विविधता पुनः अपना मौलिक रूप धारण कर लेती है। अब हम बात करते हैं प्रजाति विविधता की। प्रजाति प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता को प्रजाति विविधता कहते हैं। जीवित प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता को प्रजाति विविधता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी विविधताएं कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाता है तो वहां पर हम समझ नहीं पाते हैं, कि सोच लेते हैं कि हम विविधता के बारे में पढ़ा तो था, पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ली हैं, ये आपके लिए उपयोगी हैं, कि जो जीवित प्राणी हैं और उनमें जो विविधता पाई जा रही है, जो डाइवर्सिटी पाई जा रही है, वही आपकी प्रजाति विविधता कहलाती है। यह पृथ्वी पर सभी जगह समान नहीं होती। भूमध्य रेखीय जो प्रदेश होते हैं, उनमें प्रजाति
अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक होती है। प्रजाति जैव विविधता के सूचकांक और मूल्यांकन इनकी संख्या बहुलता आदि को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत प्राकृतिक वास, पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रकार। प्राकृतिक वास का मतलब होता है जो प्रकृति के क्षेत्र में जो वासस्थान होते हैं विभिन्न जीव जंतुओं के, मनुष्यों के, तो वहाँ से इसका संबंध है। परिस्थितिकी प्रणाली के प्रकार विभिन्न प्रक्रियाओं के मध्य अंतर का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक परिस्थिति के पर्यावरणीय विशेषता के आधार पर ही विभिन्न क्षेत्रों में यह विविधता भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि जो पूर्व में है वो वैसी पश्चिम में नहीं होगी, जैसी उत्तर में है वैसी दक्षिण में नहीं होगी। जैसी अगर अमेरिका में है तो अमेरिका में भी उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में हो जाती है। एशिया में भी बहुत सारे प्रदेश, बहुत सारे जो है अपना देश है, तो उनकी एक अपनी अपनी विशेषता है, उनकी अपनी एक पारिस्थितिकी विविधता होती है। तो ये सारी विविधताएं अनेक अनेक होती हैं। देश काल और क्षेत्र के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ये विविधताएं बदलती रहती हैं। अगर हम बात करते हैं जैव विविधता के महत्व की, तो ये क्या है? जैव विविधता का पारिस्थितिकीय और वाणिज्यिक और सामाजिक महत्व होता है, क्योंकि जो डाइवर्सिटी है वो एक अपने लिए इम्पोर्टेंट होती है। हर जगह की, हर क्षेत्र की एक अपनी विशेषता होती है। यहाँ तक कि अगर भारत की ही बात करें तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, 29 राज्य हैं, कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनकी एक अपना 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 कल्चर है, अपनी अपनी खान पान की व्यवस्था है, अपने अपने संगीत हैं, अपने अपने लोक नृत्य हैं। तो ये जो विविधता है वही जैव विविधता के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं हम इसको। जीव और प्रजातियों जीव और व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका संग्रहण करती हैं, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न और विघटित करती हैं तथा पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायता प्रदान करती हैं। यही कारण है कि पारितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होती हैं वह उतना ही स्थायी होती हैं। सभी मानव के लिए दैनिक जीवन में जैविक विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसका उपयोग वो अनेक अनेक रूप में करता है, जैसे कि भोजन के रूप में, क्योंकि जो हमारे सामने पेड़ पौधे होते हैं उनमें से कुछ पेड़ पौधों का हम जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कुछ औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कुछ सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एलोवेरा है, तो एलोवेरा सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और औषधीय गुण से परिपूर्ण होता है, तो उसको एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आज इस वीडियो में इन सभी विभिन्न कंसेप्ट्स के बारे में जाना। आशा है कि जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।